हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का पार्ट 29 है और ये हम 45 डे सीरीज में ये सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये 29 लेक्चर में करने जा रहा हूँ आज का। और ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल पूछे गए अभी तक, उनका ये पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोग लगभग 13 प्रश्न को कवर किया था। इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो 45वीं बीपीएससी से लेके 66 बीपीएससी तक जितने भी सवाल पूछे गए सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा सवाल नंबर 31, क्योंकि हम लोगों ने 30 प्रश्नों को किया था पिछले क्लास में। तो 31 प्रश्न की ओर चलेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, 31 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। देखिए, महात्मा गांधी 1915 में आते हैं इंडिया, और जो उनके द्वारा पहला सत्याग्रह किया जाता है इंडिया में वो किया था बिहार के चंपारण में 1917 में। 1917 में बिहार के चंपारण में किया था नील के खेती को लेके, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इंडियो कल्टीवेशन को लेके बहुत ज्यादा लोगों को, जो किसान थे यहाँ पे, उनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। 3 कठिया प्रथा चल रही थी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठा आपको उसमें नील की खेती करनी पड़ेगी। ओके, और ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसानों को हो रहा था। तो इस चीज को अगर हम बात करें तो पहले गणेश विद्यार्थी थे जिन्होंने जो राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया। राजकुमार शुक्ल एंड संत राउत, ये 2 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया। और इन दोनों को पहले गणेश विद्यार्थी ने बताया कि गांधी जी ने इस तरह से काम किया अफ्रीका में, तभी इन दोनों ने उनको बुलाया। साथ ही साथ ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों लॉयर थे। तो इन्होंने भी कहा कि आप जाके मिलिए गांधी जी से एक बार, तो आपकी ये बातें वो सुनेंगे और कहीं ना कुछ वो हल निकालेंगे। इसलिए 31वां कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में। तो वहां पे ये मिले थे राजकुमार शुक्ल और संत राउत, और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए बोला। उसी तरह गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आए और संत राउत के घर हैं अमोलवा विलेज में, वहां पे वो रुके थे। और उसमें साथ कुछ लॉयर भी थे, जैसे कि ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और जैविक इल्प्राणी, ये सारे गांधी जी के साथ ठहरे थे। उसके बाद इन्होंने वहां पे सब चीजें सही किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं मजबूरी बस अंग्रेज, जो वहां पे अंग्रेजी अगर हम बात करते हैं गवर्नर था, उसको मानना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो भी चीजें थी उनको सही दूर करना पड़ा प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और यहाँ पे पहला एवर बेसिक स्कूल बरहवा लखन सेन विलेज में इन्होंने स्टैब्लिश किया गांधी जी ने। गांधी जी ने 2 और स्कूल को खोला, जो एक है भीती हरवा विलेज में संत राउत की हेल्प से। तो 2 स्कूल यहाँ पे और 1 स्कूल यहाँ पे खोला। इस बात को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 32 की ओर। कह रहा कि गांधी जी का जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, उन्होंने अर्ज किया, मीन्स कि लोगों को बोला कि पीपल टू अवॉइड अल्कोहल। गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब पीने से मना किया। और इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू, मतलब सरकार को राजस्व की मतलब हानि हुई बहुत ज्यादा। और इसलिए गवर्नमेंट, जितने भी प्रोविंस के सरकार गवर्नमेंट था, मीन्स की जैसे उसमें प्रांत में बटा हुआ था, तो हर प्रांतीय गवर्नमेंट ने एक लिस्ट सर्कुलेट किया कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों का, जो अल्कोहल मीन्स की शराब पीते थे, और लोगों को एक तरह से मनाने का काम किया कि आप लोग भी पीजिए। मीन्स की बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम किया कि ये लोग पिए, इतने महान लोग जब शराब पीते थे तो आप लोग भी शराब पीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा था राजस्व का। तो ये किस प्रांत के नाम बताए, तो ये प्रांत बिहार के गवर्नर, जो गवर्नमेंट था उस समय ये काम को किया, ठीक है। ब्रिटिश के समय आप देख सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की 1920 की बात है। तो उसमें बिहार के गवर्नमेंट ने, बिहार प्रोविंस के गवर्नमेंट ने ये सारा चीज किया। उन्होंने लिस्ट में क्या क्या किया था, देखिए लिस्ट में जैसे कि मोसेस है, अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, जूलियस सीजर है, नेपोलियन है, शेक्सपियर है, ग्लैडस्टोन है, ये देखिए बहुत बड़े बड़े, बिस्मार्क, इन सारों का नाम मतलब लिस्ट में लिखवाया कि इन लोग जब दारू पीते थे तो आप क्यों नहीं पी सकते हो। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा ने इन सारे चीजों का किया था काम। ओके, तो बिहार इज द राइट आंसर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 33 की ओर। फैरेजी मूवमेंट, ये फैरेजी एक तरह का समुदाय कम्युनिटी था मुस्लिम का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और जो कि रिलीजियस रिफॉर्म को लेके काम कर रहा था। अगर हम बात करेंगे
फरेजी आंदोलन की शुरुआत तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फरेजी मूवमेंट की शुरुआत की गई। यहाँ पे लिखा हुआ एक इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था कि मतलब जो इस्लाम है उसको रिवाइव किया जाए सही तरीके से। और ये पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे 1818 में इसकी स्थापना हुई थी शरीयतुल्लाह के द्वारा। ओके उसके बाद देखिए कि शरीयतुल्लाह के बाद उसका उसका बेटा है जो दादू मियाँ, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। और 1938 में अंडर हिज फॉलोवर डिसोबेड द डिक्टेट ऑफ इंडिगो प्लांटर एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, मतलब उसी के फॉलोवर्स ने इंडिगो प्लांटर मतलब कि नील खेती करना मना किया, फिर टैक्सेस पे करना मना किया। ओके और उनका जो दुद्दू मियाँ का जो हेडक्वार्टर था वो बहादुरपुर था। तो इतना आपको याद रखना है कि किनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद दादू मियाँ के द्वारा इसको लीड किया गया। और भी कुछ मूवमेंट्स है मुस्लिम सोशलिस्ट मूवमेंट, जैसे बहावी मूवमेंट साहब वलीउल्लाह के द्वारा, अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो ये आपको याद रखने हैं। हम चलेंगे सवाल नंबर 34 की ओर। कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक है वो है दादा भाई नौरोजी। ओके और देखिए दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, उनका बुक था पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरह से लोग जो इंग्लैंड है या इंग्लिश मैन है ब्रिटिशर है जो इकोनॉमिक पॉलिसी ला रहे हैं और भारत के लोगों का मतलब कहीं ना कहीं भारत का जो प्रॉपर्टी है, भारत की इकोनॉमी है उसको मतलब कहने का मतलब कि ड्रेन कर रहे हैं, इस तरह चीजें बताया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी है जो पहले ऐसे कैंडिडेट है जो इलेक्टेड किए गए थे फिन्सबरी सेंट्रल सीट से लिबरल पार्टी की ओर से, ठीक है, इन इंग्लैंड। एंड ही बिकम फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उन्होंने कांग्रेस सेशन 1886, 1893, 1906 तीनों कांग्रेस सेशन में ये प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 35 की ओर। Who raised a flag of independence of the कांग्रेस सेशन इन 1929। देखिए 1929 का कांग्रेस सेशन होगा, कहाँ होगा, लाहौर में। वहां पे क्या मांग किया जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग किया जाएगा। अब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे लाहौर में ध्यान रखिएगा मीन्स की ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब ये और लोगों के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग 26 जैन 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ओके और इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने आप ध्यान रखिएगा कि 31 जवाहरलाल नेहरू थे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उस समय, अगर हम बात करेंगे कांग्रेस सेशन का, और इन्होंने फ्लैग पोस्ट किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, लाहौर सेशन में कब, 31 दिसंबर को। ओके उसके बाद 26 जनवरी को डिसाइड किया कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इसी चलते जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 बन के तो पहले तैयार हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ वो एक डेट रखा गया 26 जनवरी 1950। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके लेकिन ये जो झंडा फहराया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे लाहौर में। ओके तो जवाहरलाल नेहरू इधर राइट आंसर। 36 नंबर सवाल पे चलेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ये इसमें कौन सा ऐसा प्रांत है जिसको ब्रिटिश ने कब्जा में नहीं किया। तो देखिए ग्वालियर को ब्रिटिश ने कभी भी कब्जा में नहीं किया। यह लिखा हुआ है कि सिंध को कॉन्कर किया गया ब्रिटिश के द्वारा 1843 में। उसके बाद 1853 में ब्रिटिश को सिंध डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उसको बना दिया गया पार्ट। 36 में सिंध को सेपरेट किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और फिर 17 तो पता 17 सबसे पहला अगर प्रोविंस मानेंगे जो ब्रिटिश के द्वारा राजहड़ प्रीति के तहत कहीं ना कहीं उसको अनेक्स किया गया 1848 में। ओके तो सिंध 1843 में, अब 17 को 48 में, अवध को एनेक्स किया गया राजहड़ नीति के तहत 1856 में। 1902 में अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद अवध को आगरा और अवध को एक यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर डाला गया। ओके ग्वालियर को कभी भी एनेक्स नहीं किया गया ब्रिटिश के द्वारा और वो ग्वालियर रेसिडेंसी का पार्ट रहा। ओके इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ग्वालियर इज द राइट आंसर। गांधी जी साल्ट सत्याग्रह का उनका लक्ष्य क्या था। देखिए गांधी जी साल्ट सत्याग्रह का लक्ष्य बात करेंगे, यहाँ पे अल्टीमेट गोल की बात करेंगे। देखिए सॉल्ट लॉ को तो रिपील करना ही था, लेकिन उनका ये भी था कि पूर्ण स्वराज का एक कहीं न कहीं डिक्लेरेशन की बात किया। उन्होंने बोला था जब तक के हम लोग स्वराज को हासिल नहीं कर लेंगे, इट मीन्स की जब तक हम डांडी से नहीं लौटेंगे, इट मीन्स नमक कानून को तोड़ देंगे, तब हम लोग मानेंगे कि हम लोगों ने एक तरह से स्वराज को एक तरह से हासिल किया। तो पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे भी करने की बात की थी, केवल ऐसा नहीं था कि केवल नमक कानून को तोड़ने की बात। तो
नमक कानून तोड़ने का तो बात था ही, लेकिन पूर्ण स्वराज को भी कहीं ना कहीं एक तरह से गेन करने की बात थी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ओके, फिर हम चलेंगे सवाल नंबर 38 की ओर। मोपला रिवॉल्यूशन कब हुआ? देखिए मोपला की बात करेंगे, केरल में हुआ, मालाबार कोस्ट में। मोपला एक तरह का कम्युनिटी है मुस्लिम का जो मालाबार रीजन में रहते हैं। अब ये इनके द्वारा ये जो रिवेलियन स्टार्ट हुआ था केरला में हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? केरला में मोपला रिवेलियन विद्रोह 1921 में, डेट याद रखिएगा। और ये ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये हुआ था, मुस्लिम ने किया था। और their grievances were related to security of tenure, high rents, renewal fee and other unfair exaction of the landlord। ये सारे इनके कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिनके कारण इन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट किया ब्रिटिश और हिंदू जमींदारी के खिलाफ। इस बात को ध्यान रखिएगा, मालाबार रीजन ऑफ केरला और मालाबार में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इतना याद रखिएगा, सफिशिएंट है। 39 नंबर सवाल कहता है कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे, इंडिया में स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? देखिए तो बंगाल विभाजन के बाद, सॉरी जो एंटी बंगाल पार्टीशन जो विद्रोह चला था, ओके, उसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब दिखाएंगे आपको कि किस तरह से। देखिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब 1905 में कर्जन ने बोला था कि हम मतलब बंगाल का विभाजन करेंगे। और वो आपको पता होना चाहिए वो जो ये चला था 1911 तक चला स्वदेशी मूवमेंट। और इसमें कहीं ना कहीं जब स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1905 को इसका मतलब एक तरह से अब ये कह सकते आगाज हुआ। और बाइकआउट रेजुलेशंस को इस मीटिंग में रखा कलकत्ता के टाउन हॉल में कि सब हम ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करेंगे। और ऑफिशियल डे जो था आपका बंगाल विभाजन का 16 अक्टूबर 1905 को माना गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित किया जाएगा वेस्ट और ईस्ट बंगाल में। ओके, उस दिन पूरे बंगाल में पूरा शोक मनाया गया। पीपल टू प्रोसेशंस एंड टाइड राखी टू ईच अदर। लोगों ने मतलब कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के लोगों ने अपने एक दूसरे को राखी बांधा, एक भाईचारा को दिखाते हुए। 1905 का कांग्रेस सेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले उस समय थे, और उन्होंने बहुत निंदा की पार्टीशन ऑफ बंगाल का और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया। और ये मूवमेंट में देखा गया कि बहुत सारे फॉरेन गुड को और स्वदेशी कपड़ों को अपनाया गया, फॉरेन गुड को बॉयकॉट किया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल बनता है। हम चलेंगे 40 नंबर सवाल कि राजेंद्र प्रसाद किसको मानते थे फादर ऑफ पाकिस्तान। देखिए अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लॉर्ड मिंटो को मानेंगे। लॉर्ड मिंटो ने कहीं ना कहीं 19 आपका अगर हम बात करें 1909 का जो उनके द्वारा मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया था, जिसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, मींस की पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की। अगर मुस्लिम खड़ा होता तो मुस्लिम ही वोट देंगे। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं बीज बोया गया यहाँ पर। और इसके बाद आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी अगर हम बात करें उससे पहले जो हुआ था उसमें कहीं ना कहीं लॉर्ड मिंटो और आगा खान को इसको मतलब कहने का मतलब कि माना गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल माना गया एक तरह से। तो लॉर्ड मिंटो को आपको पता है कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का जन्मदाता ही माना जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का एक तरह से अगर हम बात करेंगे पितामह भी माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो को ही राजेंद्र प्रसाद मानते हैं कि कहीं ना कहीं फादर ऑफ पाकिस्तान के रूप में इनको मानते हैं। ओके, कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ना करते, ओके, अगर सपोर्ट नहीं करते मुस्लिम लीग को, देन पाकिस्तान का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो लॉर्ड मिंटो इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 41 कहता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता थे, केटी तलंग थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये तीनों शामिल थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने में, ठीक है। 1885 में स्थापना हुआ था, ओके। और ये स्थापना इसलिए हुआ था क्योंकि लिटन का जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था, ये सब के कारण ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और केटी तलंग और तैयब जी ने भी कहीं ना कहीं साथ दिया। अब देखिए फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे तो वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1890 में, ये एक आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा एक द बॉम्बे क्रॉनिकल करके एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, द बॉम्बे क्रॉनिकल, इनके द्वारा फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल। 42 नंबर सवाल कहता है कि हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कमीशन कॉर्प्स। इंपीरियल कमीशन कॉर्प्स की स्थापना की हम बात करेंगे तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कह रहा कि ब्रिटिश राज में इंडिया प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग वाज एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स अंटिल अर्ली 1901 के पहले प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग होता था। इस बात ध्यान रखिएगा।
1901 में मिलिट्री ट्रेनिंग वाज एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू ब्रिटिश राज इंडियन सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स। और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की शुरुआत की गई, जैसे कि आज कैसे एनसीसी हम मान लेते हैं, ठीक है। ओके, उसी तरह से आईसीसी की शुरुआत की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और मेजर डीएच कैमरॉन थे, उनको कमांडेंट बनाया गया, और महाराजा प्रताप सिंह ऑफ एदार को उनको ऑनरेरी कमांडेंट बनाया गया। लेकिन ये कॉर्प्स फेलर हुआ, इट वाज फिर से उसको मतलब स्टार्ट किया गया प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में 1923 में इसका स्थापना किया गया। और वहां पे इंडियन कैडेट की कहीं ना कहीं प्रिपरेटरी स्कूल था एक तरह से। 1932 के बाद उसको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से जाना जाने लगा, और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो एग्जिस्ट आज करता है वो इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में जाना जाता है, या रिमकॉल के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन ने शुरुआत किया आईसीसी का, ठीक है। उसी के बाद इंडियन मिलिट्री कॉलेज की शुरुआत हुई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 43 नंबर सवाल की बात करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जस्ट मैंने बताया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की बात की गई। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए कह रहा है कि देखिए डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन 19 जुलाई 1905, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ी, ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था, लेकिन आपसे पूछा है कि घोषणा की गई थी, तो 19 जुलाई 1905। देखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ऑफिशियली अनाउंस ऑन 19 जुलाई 1905, ओके, उसमें लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन जो मतलब इफेक्टिव था वो था 16 अक्टूबर 1905, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके ओके, द प्रेसिडेंसी वॉज द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस इन इंडिया विथ 8 करोड़ पीपल, मीन्स कि उसमें जो बंगाल में प्रेसिडेंसी में 8 करोड़ लोग थे। वेस्ट बंगाल, बिहार, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड असम, ये सारे वेस्ट बंगाल में आते थे, जैसे कि जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिएगा। ओके, तो ये कह रहा है कि ये सारे रीजन थे पूरे बंगाल में। ओके, एज न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम वाज अनाउंस्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़ एंड हिंदू मुस्लिम रेशियो ऑफ 3:2। बंगाल द वेस्टर्न प्रोविंस वाज ओवर, देखिए बंगाल में बहुत ज्यादा हिंदू थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। द पार्टीशन प्रोवोक ग्रेट रिसेंटमेंट एंड हॉस्टिलिटी इन द बंगाल, ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, लोग नाराज हुए इस चीज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि 16 अक्टूबर 1905 को सब लोगों ने राखी बांधा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, सब इसी की शुरुआत हुई। तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया, 1911 फिर खत्म हो जाएगा। कर्नल वायली की हत्या को लिए किसे सजा दिया गया, लाइफ पनिशमेंट दिया गया। तो कर्नल वायली की हत्या किया गया था, अगर हम बात करें तो मदनलाल धिंगरा के द्वारा, तो उनको ही फिर उसके बाद सजा मिला। मदनलाल धिंगरा की बात करेंगे तो एक क्रांतिकारी हैं जो 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वायली का हत्या कर दिया गया था, ठीक है। धिंगरा का एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट रहे, और नेशनल इंडिया हाउस जो आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापना किया गया था 1905 में, तो उसके मेंबर भी रहे वो, और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के भी मेंबर रहे, और वो अभिनव भारत मंडल के भी एक तरह से मेंबर रहे, और वीडी सावरकर के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई थी अभिनव भारत मंडल का, ओके, और उनके भाई गणेश सावरकर द्वारा। ओके, अभिनव भारत मंडल की शुरुआत वीडी सावरकर, गणेश सावरकर द्वारा किया गया, फिर इसका मेंबर रहा है धिंगरा द्वारा, और धिंगरा ने कर्नल वायली की हत्या की, इसलिए धिंगरा को जुलाई 1909 में सेंटेंस टू डेथ की सजा सुनाई गई, और उनको पेंटो विले प्रिजन में उनको 17 अगस्त 1909 को फांसी चढ़ा दी गई, ठीक है। 45 नंबर सवाल की बात करेंगे, द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय व्हिच एक्ट। देखिए अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के द्वारा, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। प्रांतों में अगर प्रोविंस में डायरेक्ट की बात करेगा तो 1919 में लगा था, अगर केंद्र में डायरेक्ट की बात करेगा तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगा था। केंद्र में द्वैत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगा था। उसी तरह से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत की बात की गई, फिर 10 साल बाद एक वैधानिक कमीशन बनाया गया, ओके, और उसमें साइमन कमीशन, जिसमें मतलब हर 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, इसकी बात की गई, और इसलिए साइमन कमीशन आया था। और इसमें हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में एक उच्च आयुक्त की पोस्ट को क्रिएट किया गया इंडिया के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके, जो आज भी है। इस बात को आप जैसे जिस तरह से राजदूत होता है, ओके, तो जिस तरह से उसी तरह से हाई कमीशन होता है लंदन में, इस बात को आपको ध्यान रखना, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज द राइट आंसर। 46 नंबर सवाल कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब भाग नहीं लिया राउंड टेबल। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, बाकी 1 और 3 में नहीं लिया भाग, चौथा तो हुआ ही नहीं, गलत चीज। तो
यहाँ बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहला में भाग नहीं लिया, तीसरा में भी भाग नहीं लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया तो केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, और बी आर अम्बेडकर जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। इस बात का आपको ध्यान रखना। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 से 31, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 से 31, और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 32 से 32 में चला था। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आपको याद रखना है। ओनली डेट 30 से 31, 31 फिर 32। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 47। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन है? सिंपल है। कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करेंगे तो पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, इस बात को आपको याद रखना है। और इसके बाद ही कहीं ना कहीं जो आपका संविधान सभा की शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की, तो इसका जो देन है कैबिनेट मिशन का ही देन। इसके पीछे क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को, जो कहीं ना कहीं फेल्ड हुआ था। इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था गांधी जी के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेबल थे जो कैबिनेट मिशन के मेंबर के रूप में नहीं थे। बाद में बेबल प्लान आप देखें 1945 में, वो अलग चीज है। ओके, तो कैबिनेट मिशन है जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के थे क्लेमेंट एटली के समय आया था 1946 में, और इसमें पैथिक लॉरेंस थे, और उसके बाद जो उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे, और एवी अलेक्जेंडर थे जो लॉर्ड ऑफ एडमायरटी मींस की नौसेना में थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 48 की बात। किसने लिखा फॉर्मलेट मतलब कि नारा लिखा नाउ एंड नेवर का? अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं कहीं जो लिखा गया रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो घोषणा हुआ था कि नाउ और नेवर आर वी टू लाइव और पेरिस फॉरएवर, ये जो लिखा गया पाकिस्तान घोषणा में लिखा गया चौधरी रहमत अली के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा गया कि पाकिस्तान की थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें लिखी गई कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी डेलीगेट्स जा रहे थे उनको सर्कुलेट किया गया, और पहली बार ये चीज लिखा गया पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया इनके द्वारा ही, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ओके, कि पाकिस्तान एक नए प्रांत की मतलब यह पाकिस्तान एक नए डोमिनियन की बात करने की बात की चौधरी रहमत अली के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 49वें साल की बात करें, सती को इलीगल किस देखिए सती की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो बंगाल सती रेगुलेशन देखिए देख सकते हैं, ये जो एक्ट का अगर हम बात करें धारा की बात करेंगे तो 17वां कितना नंबर है तो 17 नंबर बंगाल सती रेगुलेशन 17 नंबर वाला जो लॉ था वो पास किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, और सती को 1829 में एबॉलिश किया गया। ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठग प्रथा भी इस समय स्टार्ट किया, ठग प्रथा, ठग का सप्रेस्ट भी किया गया इसी समय। ओके, ये भी आपको याद रखना है, मैंने बताया था। 50वां साल का था कि पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, देखिए पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम जो पास किया गया वो कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था 1900 में, 1900 एडी में ये पास किया गया पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। ओके, और ये ब्रिटिश राज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसका था कि ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑनरशिप जो पंजाब प्रोविंस में था कि जो मालिकाना हक को ट्रांसफर करना उसको लिमिट किया गया, और इसने जमींदार के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो बेच और मॉर्टगेज नहीं कर सकते हैं जमीन का। ओके, और 15 ईयर तक ये सारे प्लेस रखे गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 1900 में इसकी शुरुआत की पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्टैब्लिश किया गया किसके नेतृत्व में? देखिए, राज्य विभाग की शुरुआत जो की गई थी वो सरदार पटेल के, जैसे वो जिसको गृह विभाग कहते हैं। ओके, तो 25 जून 1947 को एक कैबिनेट एक्सेप्ट किया गया था, और उसमें एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई। 27 जून को सरदार वल्लभ भाई पटेल को हेड बनाया गया, और बीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेट डिपार्टमेंट को इनॉग्रेट किया गया 5 जुलाई 1947 को। द स्टेट डिपार्टमेंट रिप्लेस द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, जो कहीं न कहीं बहुत अच्छे से राजनीतिक काम किया, और जितनी भी देसी रियासत है उनको मिलाने का काम इसने ही किया। और बाद में आप देखेंगे गृह विभाग आपको देखने को मिला, तो सरदार पटेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, मींस की इनका सबसे मेन हेड बने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का। 52वां साल का था कि महात्मा गांधी प्रिजाइडेड ओवर द विच सेशन। देखिए, महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव सेशन में महात्मा गांधी को एक तरह से प्रेसिडेंट के रूप में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बार अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस सेशन में सबसे पहली बार कांग्रेस के सेशन में भाग लिया था, तो वो आपको कमेंट करके बताना।
कमेंट करना है आपको कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार अपीयर हुए थे कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस सेशन में वो अपीयर हुए थे ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन सबसे पहली बार अगर अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो 1924 में बने थे। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 53 की ओर। सवाल नंबर 53 कहता है कि अगर मुस्लिम हैं उनको कॉन्टेंटेड किया जाए और उनको सेटिस्फाई किया जाए तो वो ब्रिटिश पावर का बहुत बड़ा कवच बन जाएंगे। मुसलमानों को अगर संतुष्ट रखते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं तो ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा कवच बन जाते हैं। ये लिखा था W हंटर ने। विलियम विल्सन हंटर एक स्कॉटिश हिस्टोरियन थे और इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य रहे। उन्होंने इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया में इन चीजों को पब्लिश किया। इन्होंने इंडियन मुसलमान करके एक बुक भी लिखा, इस बात को याद रखें, इंडियन मुसलमान बुक लिखा आपका W हंटर ने। और उन्होंने इस बात को लिखा कि अगर मुसलमान को अगर हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत अच्छा कवच बन जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। 54 नंबर सवाल कहता है कि इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग और टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया टू असिस्ट इट पुट्स पीसफुल डिमाइड। मतलब है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर ललखड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण निधन में मैं इसकी सहायता करूं। देखिए ये जो बात बोला गया, ये बात बोला गया लॉर्ड कर्जन ने बोला कि कांग्रेस पूरा मतलब पतन हो रहा है और इसके मतलब इसको मरने में या इसके निधन में मैं साथ दूंगा। और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये सारी चीजें बोला गया, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ओके, he had a little sympathy for कांग्रेस, कोई कांग्रेस के लिए सिंपैथी नहीं था। पार्टीशन ऑफ बंगाल इसके समय में हुआ। ओके, जो कि मैंने आपको विशिष्ट बताया। 55 नंबर सवाल कहता है ये महात्मा गांधी का अटेंशन या उनके ध्यान को आकर्षित किया यूरोपियन इंडिगो प्लांटर जो बहुत एक तरह से भारतीय किसान का बहुत प्रॉब्लम मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो वो ध्यान आकर्षित करने का काम किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था, गांधी जी का। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ के पहले प्रेसिडेंट, देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे तो ये सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया किसान सभा। ओके, ऑल इंडिया किसान सभा की मीटिंग लखनऊ में हुआ और पहले प्रेसिडेंट बने थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। ओके, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है अगर हम बिहार के में देखते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, हम लोग देखेंगे इसको बारे में बाद में। अब देखिए और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस की बात करेंगे 1929 के सोनपुर मेला में उसकी शुरुआत इन्होंने किया। ऑल इंडिया किसान सभा का अगर हम बात करेंगे जो प्रेसिडेंट बने थे यही बने थे, इस बात को आपको याद रखना है। माइकल ओडायर जिसको 13 मार्च 1940 को हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? तो इसकी अगर हत्या की गई तो वो किया गया उधम सिंह के द्वारा। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की हत्या की गई और इसलिए की गई थी क्योंकि जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और उधम सिंह बहुत दिन तक वेट किया, लगभग 21 ईयर वेट किया और 13 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो एक तरह से मानेंगे दोषी के रूप में माइकल ओडायर की गोली मार के हत्या कर दी गई उधम सिंह को। ठीक है, देख रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, मैं आपको बताया था 2 नेता गिरफ्तार हुए थे उसके लिए। ओके, और पुलिस लेड बाय रेगिनॉल्ड डायर ब्लॉक द ऑन एंट्रेंस, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो निकलने वाला जालियांवाला बाग था उसका निकलने वाला एक एंट्रेंस को बंद कर दिया और गोली चलाया, धड़ाधड़ गोली चलाया। उसमें माइकल ओडायर जो थे वो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओके, और रेजिनेल्ड डायर थे, उन्होंने गोली चलाया था, मतलब गोली चलवाया था। ओके, ही इंडोर्स्ड कर्नल रेजिनेल्ड डायर ओके एक्शन रिगार्डिंग द अमृतसर मस्कर एंड टाइम इट करेक्ट एक्शन। ओके, इस बात में तो ये माइकल ओडायर ने बोला कि नहीं ये सही काम किया आर डायर ने। ओके, इसलिए माइकल ओडायर को एसेसिनेट किया गया उधम सिंह के द्वारा 1940 में लंदन में हत्या की गई थी। ओके, फिर बाद में इनको फांसी चलाया गया पेंटोविले प्रिजन में, जहां पे मदनलाल धिंगरा को चलाया गया था फांसी। और फिर उसको जब वो कस्टडी में थे तो अपने आप को राम मनमोहन सिंह आजाद बोलते थे, सर राम मोहम्मद सिंह आजाद बोलते थे अपने आप को, इस बात को ध्यान रखिएगा। 58 नंबर सवाल की बात करेंगे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए 16 से 1922 तक ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जैसे मैंने बताया कि इसमें सेपरेट एयरट्रॉट किया गया था एंग्लो इंडियन के लिए, प्रांतों में द्वैध शासन लगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन की शुरुआत की गई। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, सवाल नंबर 59 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 49 क्या कहता है
who became champion of socialism and wanted to overthrow the British rule। वो समाजवाद का चैंपियन बना और चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिश रूल उसको पूरा उखाड़ फेंके, प्रिंसिपल स्टेट है उसको हम हटा दे, लैंडलॉर्डिज्म को हटा दे, कैपिटलिज्म को हटा दे, सारी चीजों को हटाने की बात कहते थे। वो जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा समाजवाद से। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर, इस बात को आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को सस्पेंड, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने खत्म किया गांधी पैक्ट के साथ 1931 में। और बहुत सारे यंग लीडर थे जो कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मेथड से डिसइल्यूजन हुए और सप्रेशन ऑफ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उससे बहुत ज्यादा जवाहरलाल नेहरू को शौक लगा और वो सोशलिज्म के आइडिया पे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, चाहते थे कि ब्रिटिश रूल को हम हटा दे और साथ में प्रिंसली स्टेट को भी खत्म कर दे, लैंडलिज्म को खत्म कर दे और कैपिटलिज्म को भी खत्म कर दे। हम आज के लास्ट सवाल पर चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस तो किन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने में हेल्प की और या मतलब यानी कि उनके साथ ज्वाइन किया और इंडियन INA मूवमेंट की शुरुआत भी की। ओके, तो ये जो काम किया ये किया गया सिलभद्र रियाजी के द्वारा। सिलभद्र रियाजी है, उन्होंने ज्वाइन किया, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ज्वाइन किया किसको, तो सुभाष चंद्र बोस को। और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है 1939 में उसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया, इस बात को आपको याद रखना है। नेताजी के द्वारा वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और 1939 में ये अब देख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक में जुड़े भी और वो INA मूवमेंट का बहुत ज्यादा एक्टिवली बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहे इसमें। 1940 में ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा के बने 1940 में। 37 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से वो यंग MLA के रूप में चुने भी गए, इस बात को भी आपको याद रखना है। इनका बुक है ग्लिम्पिसेस ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट स्टैंड इन सार, इनका बुक है इज सोशलिज्म अ नेसेसिटी टू इंडिया, ट्रू फेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक अमेरिकन डोमिनेशन, ये सारे बुक इनके द्वारा लिखा गया है। तो सिलभद्र रियाजी बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है बिहार के, वो बिहार हिस्ट्री में देख ले तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। चलिए तो मिलेंगे कल के वीडियो में। कल का वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे, 35 प्रश्नों को देखेंगे, ये उससे ज्यादा हो सकता है। और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का भी चलता रहेगा, 3 से 4 लेक्चर और चलेगा, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सिलेबस होगा उसमें चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।